तो बच्चा पार्टी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्री। आप सभी को बहुत समय से इंतजार था कि सर स्टोइकियोमेट्री का कैलकुलेशन कैसे करें, और आज आप लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पूरे कंप्लीट स्टोइकियोमेट्री। तो जितना भी आपने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा है बेटा, सारे एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, सारे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो बेटा पहले समझते हैं कि स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। तो कभी भी अगर हम किसी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब उनके क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग एक अलग ही मोल कॉन्सेप्ट के एक अलग ही टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको कहते हैं स्टोइक। हम लोग बात करते हैं अब केमिकल रिएक्शंस और उनके बैलेंसिंग के बारे में सीखते हैं। बैलेंस कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे समझना है कि स्टोइकियोमेट्री क्या होता है ना। देखो स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है दिस इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर कि बहुत ही टफ सा एक वर्ड लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? तो देखिए क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी, है ना। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे प्रोडक्ट आपका है, मान लीजिए कि आप जो रिएक्टेंट लेते हैं, किस अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। या मान लीजिए कभी प्रोडक्ट आपको दे देगा, आपको रिएक्टेंट्स पूछ लेगा, है ना, क्या किस क्वांटिटी में आपका रिएक्टेंट लिया गया था। प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, किस क्वांटिटी में आपको रिएक्टेंट लिया गया है ये भी पूछ सकता है। आपको नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है रिएक्टेंट्स का, आपसे पूछ देगा प्रोडक्ट का कितना मोल बनेगा। आपको वॉल्यूम दिया गया है रिएक्टेंट का, पूछ देगा प्रोडक्ट में जो गैस बना है उसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम बेसिकली क्वांटिटी को स्टडी करते हैं, कितना मास होगा, कितने ग्राम्स होंगे, कितने वॉल्यूम होंगे, है ना। एक न्यूमेरिकल वैल्यू में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो हम सॉल्ट वाले में पढ़ते हैं, दैट इज क्वालिटी, हम लोग उसको चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है बेटा, क्वांटिटी चेक करना है, किस अमाउंट में हमारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है और इनको कैसे रिलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इट इज द कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का हम बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे एक बात और लिखेंगे, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। बेटा यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा रिलेटिवली बात किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्टेंट्स के बारे में पूछेगा, प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पूछेगा। आपको यहाँ रिलेटिव चीजों को समझना है ना, एक दूसरे को रिलेट करता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे यहाँ पे हम इसको रिलेट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि कैलकुलेशन किस मोड पे करेंगे। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है इज बेस्ड ऑन पहला मास कैलकुलेशन। पहला देखो बेटा, मास कैलकुलेशन के बेस पे होगा, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे मास रिलेशनशिप, जिसमें हम लोग रिएक्टेंट्स के मासेस को देखेंगे, प्रोडक्ट्स के मासेस को रिलेट करेंगे। यानी इसके अंदर सिर्फ मास की कैलकुलेशंस होती है। अच्छा, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है मास और वॉल्यूम कैलकुलेशन, मास वॉल्यूम कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए मास वॉल्यूम कैलकुलेशन करते हैं। इसमें हमारा मास में भी रहेगा और वॉल्यूम में भी रहेगा, यानी कहीं कोई गैस है तो उसके वॉल्यूम को हम लोग देखने वाले हैं। तीसरा हमारा होता है
वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशंस, वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन। और चौथा है हमारा मोल मोल कैलकुलेशन, यानी कि मोल मोल कैलकुलेशन। ठीक है ना। तो ये 4 तरह के कैलकुलेशंस हम लोगों को सीखना है। पहला क्या है बेटा, तो पहला हमारा मास कैलकुलेशन, जिसमें मास मास रिलेशनशिप देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, मास वॉल्यूम कैलकुलेशन है। तीसरा हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन, और चौथा हमारा है मोल मोल कैलकुलेशन। ठीक है ना। चलिए तो फटाफट इसको देखिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, फॉर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन reaction should be balanced, reaction should be balanced। तो सबसे पहला काम आपको बेटा ये करना है कि रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करिए। यानी हमारे पास सपोज करते हैं एक रिएक्शन है, सपोज करते हैं हमने ले लिया यहाँ पे, देखिए हमने ले लिया, मान लेते हैं N2 प्लस H2 और ये दे रहा है अमोनिया। ठीक है ना। तो देखिए इसको पहले हम बैलेंस करेंगे। तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, इसीलिए हम यहाँ पे आगे 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ गया ना, 3 दूना 6, देखो 3 टू 6, तो यहाँ पे आप लगा देंगे 3, बाकी नाइट्रोजन आपका बैलेंस है। अब देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो चेक करना है। अब बेटा समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है। तो देखिए बैलेंस करने के लिए जो नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसको बैलेंस करने के लिए हमने कुछ नंबर लिया है, जैसे यहाँ अमोनिया के आगे 2 ले लिया, हाइड्रोजन के आगे 3 ले लिया और नाइट्रोजन के आगे बाय डिफॉल्ट 1 लगा हुआ है। तो ये जो नंबर और जो संख्या लेते हैं इसी को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक हमारा कोएफिशिएंट हो गया। अब देखो बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो SCC क्या है बेटा, तो 1:3:2 है ना। तो यही रेशियो मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन, कभी भी चेंज नहीं करता है, ये कभी नहीं बदलता है। यानी कि अगर हम 1 मोल नाइट्रोजन का लेते हैं तो 3 मोल हमें हाइड्रोजन गैस का लेना होगा, तभी जाकर आपका 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, और ये रेशियो कभी नहीं चेंज होगा, है ना। तो देखिए अगर हम मोल के अंदर बात करें तो बेटा ध्यान से देखिए, इन टर्म्स ऑफ मोल नाइट्रोजन का कितना मोल हमें लेना होगा, नाइट्रोजन का हमें 1 मोल लेना है। हाइड्रोजन का कितना मोल लेना है, तो हाइड्रोजन का 3 मोल कंबाइन करेगा, तब जाकर हमारा 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो नाइट्रोजन का 1 मोल लेना होगा, हाइड्रोजन का 3 मोल लेना होगा, तब जाकर अमोनिया जो गैस है वो हमारा 2 मोल का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए स्टोइकोमेट्री हमारा मेंटेन है, 1:3:2 का रेशियो है। अब देखिए मान लेते हैं कि हम अगर मोल को बढ़ा दे, अगर हम इसको डबल कर दें, नाइट्रोजन को डबल कर दें, तो कितना मोल हो जाएगा बताओ। अगर नाइट्रोजन को हम 2 मोल कर दिए तो रेशियो फिक्स रखने के लिए हमारा हाइड्रोजन का कितना मोल लेना होगा, तो जस्ट देखो 1 अगर था नाइट्रोजन तो इसका ट्रिपल था, यानी 3 टाइम्स था। यहाँ 1 है तो 3 गुना है, तो 2 है तो इसका 3 गुना करो, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6 मोल, है ना। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन जितना है उसका 3 गुना है हाइड्रोजन, तो बताओ अमोनिया कितना गुना होगा, तो जितना ये है उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 4 मोल हमारा अमोनिया का हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना ये समझ रहे हो, देखो ध्यान से देखना। यानी कि मोल रेशियो देखो, मोल का रेशियो और स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो दोनों बराबर चल रहा है। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको 4 मोल कर दें, देखो 4 मोल कर दें तो ठीक इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी ये हमारा 12 मोल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बेटा, तो 4 का डबल कर दो तो 4 टू द 8 मोल हमारा हो जाएगा। तो हर हाल में देखिए हम अगर मोल की रेशियो की बात करें, देखिए हम अगर मोल के रेशियो की बात करें, मान लो इसकी ले रहे हैं, है ना, फर्स्ट वाला एग्जांपल, फिर हम सेकंड लेके बात करेंगे। देखो पहले मैं फर्स्ट की बात करता हूं कि मोल का जो रेशियो है, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, ठीक है ना, और नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा, देखो
यहाँ पे हमारा मान लो फर्स्ट केस की बात करें तो 2 और 6 का रेशियो है, 2 और 6 का रेशियो हो गया। काट के देखो कितना आएगा, 1:3 का रेशियो हो गया ना, है ना। हमेशा 1:3 का आया कि नहीं आया, देख चेक करके देखो। उसी तरह से हमारा मोल ऑफ हाइड्रोजन और मोल ऑफ अमोनिया का चेक करो, क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन का मोल कितना है, 3 मोल है, और अमोनिया का मोल है हमारा 2, यानी ये हो गया हमारा 3:2। अब इन दोनों को मिलाइए, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। अगर दोनों रेशियोज को अगर हम कॉमन कर दें और मिला दें तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है कि मोल ऑफ N2 रेशियो मोल ऑफ H2 रेशियो मोल ऑफ NH3, है ना बेटा। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हमारा 1:3:2। ये हमारा रेशियो मेंटेन है, यानी कि मोल रेशियो हमारा फिक्स है। देखो आप एक चीज ध्यान से देखिए, हमने क्या किया था, हमने रिएक्टेंट्स के मोल का रेशियो देखा। N2 का मोल कितना था, 2 मोल था। H2 का मोल था 6, इसका रेशियो देखा 1:3 आ गया। उसी तरह से H2 और NH3 का रेशियो देख लेते हैं, ये हमारा 3:1 आ गया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कॉमन कर लो, यहाँ पे कॉमन हमने कर लिया, और N2 हाइड्रोजन और NH3 का हमारा फिर से रेशियो देखो मेंटेन हो गया, यानी कि हमारा जो मोल का रेशियो है वो आपका स्टोइकियोमेट्री के रेशियो के बराबर है। स्टोइकियोमेट्री का रेशियो अभी दिखाया था ना हमने, यहाँ पे देखो 1:3:2, यानी कि मोल रेशियो, ध्यान से देखना बेटा, फॉर कंप्लीट रिएक्शन। देखो अगर रिएक्शन कंप्लीट है, फॉर कंप्लीट रिएक्शन हमेशा ध्यान रखना कि मोल रेशियो इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है ना। ये बात आप भूलिएगा नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो जो होता है बेटा वो मोल रेशियो के बराबर होता है। कहाँ पे होता है, तो फॉर कंप्लीट रिएक्शन के लिए होता है। यानी आप किसी भी मोल को आप चेक करो, देख के लेके दूसरे केसेस को देखो, है ना। दूसरा वाला केस हमारा चेक करो, यहाँ 4 मोल है, यहाँ पे 12 मोल है, यहाँ पे अमोनिया का 8 मोल है। तो देखो मोल ऑफ N2 रेशियो मोल ऑफ H2 रेशियो मोल ऑफ NH3 चेक करो बेटा, देखो क्या होगा, 4:12:8 का रेशियो, यानी कि 4:12:8। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, तो 4 है, तो 4 से आप कैंसिल करो, 4×3=12, 4×2=8, यानी कि अगेन आपका देखिए किसी भी रेशियो में अगर रिएक्शन हमारा कंप्लीट है तो मोल का आप कोई भी रेशियो ले लीजिए, हमेशा आपका जो मोल का रेशियो होगा वही रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो होता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मोल का रेशियो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है ना बेटा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसके आगे मैं बात करता हूं। तो बच्चे लोग हमने क्या आपको सिखाया है, आपको सिखाया मोल रेशियो जो होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है। तो बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हमने अभी बताया है, ध्यान से देखिए मोल रेशियो। तो देखो बेटा नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया हमारा है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, बराबर देखो मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई मोल ऑफ हाइड्रोजन बराबर स्टोइकियोमेट्री ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल का रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर है। तो आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल ऑफ N2 बाई स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ N2 बराबर मोल ऑफ H2 बाई स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ H2। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? क्या इस स्टोइकियोमेट्री को नीचे ला सकते हैं? क्या इस वाले स्टोइकियोमेट्री को नीचे ला सकते हैं? क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन को ऊपर रख सकते हैं? तो हम यहां रख दिए। तो इस वाले रेशियो को यानी कि मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को कहा जाता है मोलर रेशियो। दिस इज योर मोलर रेशियो। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि फॉर कंप्लीट रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट्स का एक भी कुछ भी नहीं बचेगा, वहां पे आपका मोलर रेशियोज सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का बराबर होता है। यानी मोलर रेशियो
मोलर रेशियो ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। बेटा ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ बार बार एक ही चीज कहा है कि फॉर कंप्लीट रिएक्शन, यानी रिएक्शन अगर आपका कंप्लीट है तो मोलर रेशियो हमेशा जो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का इक्वल होता है, यानी कि मोलर रेशियो का मतलब होता है मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए मैं यहाँ पे N2S2 के लिए लिख रहा हूँ मोल ऑफ N2 बाई मोल ऑफ स्टोइकोमेट्री ऑफ N2 बराबर मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन बराबर मोल ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री ऑफ अमोनिया। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको इस वाले एग्जाम्पल के लिए आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के केसेस में हम यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन के लिए मोल्स का एक रेशियो, मोलर रेशियो हम लोगों ने एक तैयार कर लिया है। अब आपसे कोई भी सवाल अगर पूछा जाएगा आप यहाँ मोल का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। बेटा मान लीजिए सपोज करिए कि आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि नाइट्रोजन का अगर 4 मोल दे दिया तो बताओ अमोनिया का कितना मोल बनेगा। तो देखो अगर नाइट्रोजन का मान लो 4 मोल दे दिया, ठीक है, देखो मोल ऑफ नाइट्रोजन यहाँ दे दिया 4 मोल, तो कह रहा है कि बताओ कि मोल ऑफ अमोनिया कितना बनेगा। आप वहां थोड़ा देर के लिए मत देखिए, आप इसको देखिए। तो नाइट्रोजन का मोल कितना है 4 है, अमोनिया का मोल फाइंड करना है चूंकि रिएक्शन कंप्लीट है हमारा। तो यहाँ पे देखो बेटा इस फॉर्मूले में पुट करो, मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना है 4 है, डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्री नाइट्रोजन का कितना है चेक करो, वहां पे 1 है ना, यहाँ पे इसके आगे 1 लगा हुआ है, 1 हो गया। अच्छा मोल ऑफ अमोनिया आपको निकालना है तो मोल ऑफ अमोनिया को ऐसे ही छोड़ दो। स्टोइकोमेट्री ऑफ अमोनिया देखो यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 2 लगा देना है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 4 to the 8 यानी नंबर ऑफ मोल अमोनिया का आपका हो जाएगा 8 मोल। और आप यहाँ चेक करो क्या यहाँ 8 मोल है, तो बिल्कुल यहाँ पे 8 मोल है। तो आप यहाँ से मोल ऑफ अमोनिया निकाल सकते हैं। हाँ अगर आपसे कोई कह दे कि मास ऑफ अमोनिया कितना बना था ये बताओ, तो बेटा मास निकालना भी आसान है। देखो मोल बराबर होता है वेट बाई मोलर मास, ठीक है ना। आपका मोल इज गिवन दैट इज 8 मोल, यहाँ पे पुट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए वेट आपसे पूछ रहा है तो वेट को अननोन छोड़ दीजिए, और मोलर मास बेटा अमोनिया का कितना होता है 14 और 3 17। तो आप यहाँ पे मास निकाल सकते हैं 17 इंटू 8 ग्राम, यानी इतना हमारा जो है बेटा वो मास हो जाएगा, है ना। तो अगर आपसे कोई मास भी पूछ ले, मान लो कि अगर मास भी पूछ रहा है तो आप मास भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के आगे देखो, इसी को और थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करके 4 तरह के रिलेशनशिप को बनाया गया है, इसी से डिराइव किया गया है। और वो चारों तरह के रिलेशनशिप हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा मास मास रिलेशनशिप होगा, मास वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम होगा, और हमारा मोल मोल रिलेशनशिप होगा। ये सारे स्टोइकोमेट्रिक के रिलेशन बस यहीं से आता है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। तो बेटा इसको आप देखिए। अभी मैं आपको एक जनरल एक्सप्रेशन बताता हूं। देखो एक जनरल एक्सप्रेशन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारा जनरल एक्सप्रेशन देखिए, जनरल एक्सप्रेशन A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B गिव्स यू C मोल ऑफ C D मोल ऑफ D। बेटा मैंने मोल क्यों बोला, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक को हमने यहाँ पे मोल कंसिडर किया है, और यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज आप चेक कर सकते हैं। यानी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो या मोल आप बता सकते हैं कि मोल ऑफ A रेशियो मोल ऑफ B रेशियो मोल ऑफ C रेशियो मोल ऑफ D प्रोपोर्शन टू यहाँ A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो ये हमारा ऑलवेज जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होगा बेटा वो हमारा फिक्स होता है, इसको चेंज आपको नहीं करना है ना। तो अगर रिएक्शन कंप्लीट है, देखो फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, देखिए रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो हम क्या लिखते हैं, मोल रेशियो हमारा हर एक रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का बराबर होता है ना। कोई भी रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट्स है सबका मोल रेशियो हमेशा, मोलर रेशियो नॉट मोल रेशियो, मोलर रेशियो बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मोल ऑफ A बाई स्टोइकोमेट्री ऑफ A बराबर मोल ऑफ B बाई स्टोइकोमेट्री ऑफ B बराबर मोल ऑफ C बाई स्टोइकोमेट्री ऑफ C बराबर मोल ऑफ D बाई स्टोइकोमेट्री ऑफ D। ठीक है बेटा, इसको समझ गए। अब देखिए क्या है कि मोल ऑफ A हमें नहीं पता, हमें कुछ भी दिया जा सकता है,
बाई स्टोइकोमेट्री हमारा ए का ए है, मोल ऑफ बी बाई स्टोइकोमेट्री हम बी लिखेंगे, मोल ऑफ सी बाई स्टोइकोमेट्री सी लिखेंगे, और मोल ऑफ डी बाई स्टोइकोमेट्री डी लिखेंगे। यहाँ स्मॉल डी कर लेना। ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन तैयार हो गया है ना, ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन तैयार हो गया। तो बेटा ये देखिए, ये हो गया हमारा जनरल एक्सप्रेशन, है ना। चलो अब जल्दी फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। इससे डिराइव हुए जितने भी रिलेशनशिप है, जिसमें हम लोग मास मास के रिलेशनशिप देखेंगे, मास वॉल्यूम के देखेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम को देखेंगे, मोल मोल को देखेंगे। तो मोल मोल का रिलेशनशिप तो हम लोग देख लिया। अब हम देखेंगे मास मास का रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम का, वॉल्यूम वॉल्यूम का। तो चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए मान लेते हैं हमने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसको डिकम्पोज कर दिया, तो ये CaO और CO2 में टूट जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ सबसे पहला काम क्या है, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो आप यहाँ देखिए रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। जितने एटम इधर साइड में होंगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, उतने ही एटम इस साइड में होंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के। जैसे कैल्शियम का एक एटम है तो कैल्शियम का एक एटम है, देखो। कार्बन एक एटम है, कार्बन एक एटम है। ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी हमारा रिएक्शन जो है बेटा वो बैलेंस है। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज और मोल रेशियो जो हम कहते हैं वो हमेशा यहाँ मेंटेन है, यानी कि यहाँ का जो रेशियो है 1:1 रेशियो 1 का रेशियो है, दैट इज फिक्स, दैट इज मेंटेन, है ना, वो फिक्स रेशियो है। अब देखो, अब यहाँ आप इसको थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूँ, 1:1 का रेशियो ये हर समय फिक्स रहेगा, है ना। इस रेशियो के अलावा कोई और रेशियो नहीं होगा बेटा, जान लीजिए, है ना। देखो अब मान लीजिए हम मास मास रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, तो देखिए रिएक्टेंट का हमारा मास कितना होगा। तो यहाँ देखो कैल्शियम का हो जाएगा 40 ग्राम, कार्बन का हो जाएगा 12 ग्राम, और ये हो जाएगा 48 ग्राम ऑक्सीजन। तो बेटा सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपका आ जाता है। तो दिस इज योर मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम ऑक्साइड का देखो, कैल्शियम का 40 और ये हो गया 16, यानी कि हमारा 56 ग्राम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा आप जान ही रहे हैं 44 ग्राम होता है ना। तो देखिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर 56 ग्राम आपको कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है और 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो मान लो बेटा अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, सपोज करो 1 ग्राम टूटता है, आपसे कह रहा है कि बताओ कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। तो देखिए 100 ग्राम के टूटने से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था, तो 1 ग्राम के टूटने से कितना बनेगा, तो 56/100 ग्राम 100 ग्राम CaO बनेगा। अब आपसे कोई कह दे ये बताओ कि x ग्राम टूटेगा, ध्यान से देखिएगा, x ग्राम टूटेगा तो कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के बनेंगे, तो 56/100 इंटू x ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO बन रहा। तो x ग्राम के लिए देखो, x ग्राम अगर आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो उसके लिए हमारा कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना वो हम चेक कर लेंगे। तो बेटा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, यानी आपको यहाँ लिखना है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड कर देना है बेटा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मास जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान से देखिए, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब जो मास यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का है, ऊपर में देखिए कितना है दिया हुआ है, तो 100 ग्राम होगा, और इनटू कर देना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बेटा ध्यान से देखिए, 100 तो हमने मॉलिक्यूलर मास दिया है ना, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जरूर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ये भूलिएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे का ये चीज गलत हो जाता है, वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भूल जाते हैं, सिर्फ 100 लिख देते हैं। नहीं, 100 तो इसका मोलर मास है। अब कितने ग्राम है, तो यहाँ पे इस मोल से पता चलेगा
स्टोइकोमेट्री से पता चलेगा। नीचे क्या है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, तो 56 दिया हुआ है, साथ में इसका स्टोइकोमेट्री भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, है ना बेटा। अब देखिए ये फॉर्मूला समझिए, इस फॉर्मूले के ऊपर हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर रहा है। बेटा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर रहा है, तो व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 50 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़िएगा, डिकम्पोज करिएगा, तो बताइए कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, या आपसे ये पूछ सकता है कि कितने ग्राम आपका CO2 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देख रहे हैं। तो देखो मास कितना दिया हुआ है, तो मास यहाँ दिया है 50 ग्राम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि मास ऑफ CO निकालो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ CO बराबर, देखो बेटा इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है, तो 100 है, और स्टोइकोमेट्री हमारा 1 है। नीचे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का मास दिया है यहाँ पे 56, और इनटू कर देंगे स्टोइकोमेट्रिक 1। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 50 से यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए, और यहाँ पे हो गया 28। तो बेटा नीचे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो आ गया वो आ गया 28 ग्राम। यानी अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को आधा कर दें, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड भी आधा हो जाएगा, क्योंकि रेशियो हमारा 1:1 का है। यानी जितना इसमें से कम होगा उतना ही इसमें बढ़ेगा, उतना ही इसमें भी बढ़ेगा। अगर मान लो 1 मोल अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो ये 1 मोल ही बनेगा। अगर 2 मोल डिकम्पोज कर रहे हैं तो ये 2 मोल ही बनेगा, क्योंकि रेशियो ऑलवेज फिक्स है। अगर 2 यहाँ लेते हैं तो यहाँ भी 2 बनेगा, कट कर 1 आ जाएगा। अगर 10 यहाँ लेते हैं तो 10 यहाँ पे बनेगा, यानी कट कर फिर आपका 1:1 का आ जाएगा। सेम उसी तरह का हमारा कंडीशन किसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। तो बेटा यहाँ पे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिलेट किया है। अब मान लेते हैं हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिलेट करते तो क्या हो जाता, सोचो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय लिख देंगे यहाँ पे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कर देना, है ना। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मास हमारा दिया गया है 100 करना, इंटू स्टोइकोमेट्रिक जरूर लिखना, नीचे डिवाइड कर दो मास ऑफ CO2। तो यहाँ पे CO2 का मास दिया है बेटा 44 ग्राम, देखो यहाँ पे 44 ग्राम है, साथ में इसका स्टोइकोमेट्रिक कर लेना, तो आपका यहाँ पे मास आ जाएगा CO2 का। यानी अगर कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए अगर कैल्शियम कार्बोनेट हम 50 ग्राम लेते हैं, बेटा ध्यान से देखिए 50 ग्राम लेते हैं, आपसे पूछ रहा है मास कार्बन डाइऑक्साइड का, बताओ कितना बनेगा। अगर हम CaCO3 का 50 ग्राम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 100 इंटू स्टोइकोमेट्री 1 दिया है, 44 इंटू स्टोइकोमेट्री यहाँ पे 1 दिया है, यानी इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। नीचे कैलकुलेट करिए, मास ऑफ CO2 हो जाएगा बेटा यहाँ पे 22 ग्राम। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास आ गया वो आ गया 22 ग्राम, है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हम तीनों को इक्वेट कर सकते हैं, तीनों को साथ में ले सकते हैं, इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, इसको इससे भी रिलेट कर सकते हो आप, है ना, इसको इससे भी रिलेट कर सकते हो। अगर रिएक्शन कंप्लीट है तो आप प्रोडक्ट्स को भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ लिखोगे आप मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, नीचे लिखोगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आप वहां पे उसका मोलर मास लिखिए, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखिए, है ना। तो इस तरह से हम स्टोइकोमेट्री का कैलकुलेशन बेटा करते हैं। इस चीज को स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट।